सी सेट का ये 13th लेक्चर है। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द नंबर सिस्टम्स। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वी विल फिनिश द रिमेनिंग प्रॉब्लम्स ऑफ नंबर सिस्टम्स एंड देन वी विल ऑल्सो सॉल्व सम मिसलेनियस प्रॉब्लम्स जिनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो द फर्स्ट प्रॉब्लम फॉर टुडे इज let x y z be a three-digit number where x plus y plus z is not a multiple of 3, then x y z plus y z x plus z x y is not divisible by। ठीक है, आपको याद होगा कि 3 की डिविजिबिलिटी का क्राइटेरिया क्या होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 3। सिमिलरली 9 का क्या होता है, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 9। देन हमें एक कंडीशन दी हुई है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 एंड हमें कौन से नंबर की डिविजिबिलिटी पे कमेंट करना है, मतलब उसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। वो ये नंबर है कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, ये मान लो इनका सम करके एन आता है। एन ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कोई सिंगल डिजिट का नंबर लिख दिया, हाँ एन कोई नंबर है 3 डिजिट 4 डिजिट का जो भी आएगा, हमें वो पता नहीं है, राइट। तो इसकी डिविजिबिलिटी पे यानी एन की डिविजिबिलिटी पे हमें कमेंट करना है कि इन 4 ऑप्शंस में, जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से कौन सा नंबर है जो एन को कंप्लीटली डिवाइड नहीं करता है। देन एक्स प्लस वाई प्लस जेड भी अपना एक ऑप्शन है एंड एन जो नंबर है वो 3 नंबर्स का सम है, दैट इज एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई। एंड जो 3 नंबर्स हैं इनका अगर हम अलग अलग सम ऑफ द डिजिट्स निकालते हैं इंडिविजुअली तो वो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड आएगा। तीनों केसेस में यही आएगा, राइट। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड प्लस एक्स, वो तो सेम चीज़ है ना, ऑर्डर थोड़ी मैटर करे। एक्स प्लस वाई विल बी सेम एज वाई प्लस एक्स, राइट। तो हमें इससे इतना तो समझ आ रहा है कि हमें सम ऑफ द डिजिट्स के डायरेक्शन में मूव करना है, बट हमें सम ऑफ द डिजिट्स किसकी निकालना होता है, जिसकी डिविजिबिलिटी फाइंड करनी होती है। वो किसकी फाइंड करनी है, एन की फाइंड करनी है। एन है क्या, इन 3 नंबर्स का सम है। तो हम यहाँ पे ये नहीं बोल सकते कि, हाँ ये बात थोड़ा समझना, ये नहीं बोल सकते कि एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई इक्वल टू एन है। तो हम तीनों, ये जो 3 नंबर्स हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स, इनका सम ऑफ द डिजिट्स निकाल लें, देन उनको आपस में ऐड कर दें, तो वो जो नंबर एन आता उसकी सम ऑफ द डिजिट्स को दे देगा, है ना। ऐसा हम बोल नहीं सकते क्योंकि ये जनरल केस में नहीं होगा, है ना, कुछ केस में हो भी सकता है, राइट, बट ये नॉर्मली नहीं होगा कि सम ऑफ द डिजिट्स इसके इक्वल हो जाए। तो ये गलती मत कर देना। इसको करने का प्रॉपर मेथड ये हो सकता है, जैसे हम प्लेस वैल्यू से फैमिलियर हैं, दैट इज 246 को अगर हमें लिखना हो तो क्या लिखते थे, 2 अपना 100 प्लेस पे है तो 2 इंटू 100 प्लस 4 अपना 10 प्लेस पे है 4 इंटू 10 प्लस 6 अपना यूनिटरी प्लेस पे है 6 इंटू 1, ठीक है। तो ये 246 से लिखा है, दैट इज 2 इंटू 100 क्या हुआ 200 प्लस 6 इंटू 10 क्या हुआ, सॉरी 4 इंटू 10 क्या हुआ 40 प्लस 6, दैट इज 200 प्लस 40 240 प्लस 6 246, है ना। ये काफ़ी बार कर चुके हैं, मतलब बहुत यूज कर चुके हैं इसको, तो आप लोग इससे तो फैमिलियर हैं, ठीक है। तो अभी जो हमारा रिक्वायर्ड नंबर था एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, जिसकी डिविजिबिलिटी पे कमेंट करना था, तो उसके जो 3 कॉन्स्टिट्यूएंट थे उसको मैंने अलग अलग प्लेस वैल्यू के टर्म्स में यहाँ पे लिख दिया। दैट इज एक्स वाई जेड की बात करें तो एक्स यहाँ पे कौन से प्लेस पे, 100 प्लेस पे, तो ये 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन वाई 10 प्लेस पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। जेड यूनिटरी प्लेस पे है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली बाकी दोनों के लिए भी कर दिया, ठीक है। अब इन तीनों को ऐड कर दिया। ऐड क्यों करा है, क्योंकि रिक्वायर्ड नंबर एन इन तीनों का समेसन ही है ना, तो बस इन तीनों को ऐड किया है। तो एन इक्वल टू कितना हो गया, अब देखिए पहले पार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो क्या है इधर 100 इंटू एक्स, सेकेंड वाले में क्या है 100 इंटू वाई, है ना, ये 100 एक्स है, ये है 100 वाई, थर्ड वाले में क्या है 100 इंटू जेड, ठीक है। तो हम इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, तो एक बार 100 इंटू एक्स आएगा प्लस 100 इंटू वाई आएगा प्लस 100 इंटू जेड आएगा। तो अगर हम 100 कॉमन लें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा अपना, है ना, ये टर्म आ गया। सेकेंड टर्म क्या है 10 टाइम्स वाला है, मतलब 10 के जो भी 10 से जो मल्टीप्लाइड है वो आइटम्स कलेक्ट करने। तो फर्स्ट वाले में 10 के साथ y मल्टीप्लाइड है, सेकंड वाले में 10 के साथ z मल्टीप्लाइड है, थर्ड वाले में 10 के साथ x मल्टीप्लाइड है, दैट इज 10y प्लस 10z प्लस 10x। 10 कॉमन लेंगे x प्लस वाई प्लस जेड। सिमिलरली यूनिट प्लेस पे भी देखेंगे तो z x y, दैट इज z प्लस x प्लस वाई, x प्लस वाई प्लस जेड, y प्लस जेड प्लस x, सेम ही बात है, राइट। ये लिख दिया। अब ये 3 टर्म्स अलग अलग लिख दिए, राइट। 3 टर्म्स कौन कौन से हैं, पहला ये वाला 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा 10 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीसरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इन तीनों टर्म्स में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो उसको भी कॉमन ले लेते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड को, तो हो जाएगा 100 प्लस 10 प्लस 1, राइट। क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इधर कितना है 100 प्लस 10 प्लस 1, दैट इज 111, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना। अब 3 इंटू 37 है, हो सकता है आपको ना पता हो, कोई बात नहीं। ऑप्शन अगर आप देखेंगे ना तो 3 37 यही सब दिखेगा, तो वैसे भी आपको डिवाइड करके देखना ही पड़ेगा। तो आप 3 से भी डिवाइड करोगे 37 आ जाएगा, क्योंकि 3 इंटू 37 है, 37 से भी डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आया उसको लिख देते हैं इधर 3 इंटू 37 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब हमें बताना क्या था, बताना ये था कि इनमें से दैट इज जो 4 ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिससे ये नंबर दैट इज एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, जो कि हमने ये निकाला है इसके इक्वल, वो डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो 3 तो आ रहा है डायरेक्टली इसमें, तो 3 से डिविजिबल हो गया, 3 नहीं हो सकता।
37 भी आ रहा है, 37 से भी डिविजिबल होगा, राइट। ये कट कैंसिल आउट हो जाएगा, 37 से अगर डिवाइड करेंगे तो एक होल नंबर आ जाएगा, राइट। तो भी 37 से भी डिविजिबल नहीं होगा, x प्लस वाई प्लस जेड से भी डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि वो भी आ रहा है। तो बचता क्या है 9, तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आपको मैंने स्टार्ट में बताया था कि ऐसा नहीं करना है कि तीनों का इंडिविजुअली अलग अलग सम लेके और उनको आपस में ऐड कर दें और बोल दें कि फाइनल नंबर जो आएगा n उनका सम हो जाएगा। बट मान लो अगर आप करते वैसे तो क्या लिखते, फर्स्ट वाले का सम ऑफ द डिजिट्स क्या है x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे वाले क्या आया सेम, तीसरे वाले क्या आया सेम, तो 3 बार वही लिखते, तो सम करते तो कितना हो जाता 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड। आपका ये सम आ जाता, मतलब ये आ बहुत जल्दी जाता है ना, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। हमने प्रॉपर करा तो टाइम लगा, इसमें कुछ टाइम नहीं लगता। बट ये सही नहीं है, मतलब ये गलत है। बट ठीक है, मान लो अगर आप ऐसा भी करते एग्जाम में तो अब 3 एलिमिनेट कर देते हैं आप आराम से, क्योंकि 3 आ गया इधर, x प्लस वाई प्लस जेड भी एलिमिनेट कर देते हैं। अब बच रहा है अपना क्या 37 और 9। 37 का तो कुछ हवा नहीं लगेगी इसमें, है ना, 37 का तो कुछ आइडिया लगेगा नहीं। 9 पे कुछ कमेंट कर सकते हैं। तो अगर मान लो हम इसको 9 से डिवाइड करके देखते हैं, 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या 3 तो कैंसिल आउट हो गया, पहले कितना बचा x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3। हाँ, अब ये हमें पता करना है, अगर ये होल नंबर हो जाएगा तो 9 से भी डिविजिबल हो जाएगा, बट अगर ये होल नंबर नहीं होता है तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। मतलब अगर ये होल नंबर आ जाएगा तो ये जो पूरा हमने लिखा था नंबर 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड, ये 9 से डिविजिबल हो जाएगा। और अगर ये 9 से डिविजिबल हो गया तो जिसका जो कि गलत है, बट जिसका सम ऑफ द डिजिट्स हमने ये लिखा है वो भी 9 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें बट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3, दैट इज ये होल नंबर नहीं होगा। अब x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स 3 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 9। तो यहाँ से भी आपको ये थोड़ा समझ आ जाएगा कि हाँ 9 मतलब 9 का मल्टीपल नहीं है इसका सम ऑफ द डिजिट्स, तो 9 से डिविजिबल नहीं होगा। बट ये एक्चुअल में सम ऑफ द डिजिट्स है नहीं, ये है तो गलत, बट आप गलत भी करोगे तो मोस्टली राइट आंसर तक पहुँच सकते हैं यहाँ से। हाँ, अब ये एक केस में ट्रू भी होगा, राइट। वो केस कौन सा केस होगा, वो तब ट्रू हो, दैट क्या ट्रू होगा बात कर रहा हूँ मैं, कि ये जो 3 नंबर्स हैं एक्स वाई जेड प्लस वाई जेड एक्स प्लस जेड एक्स वाई, इनका पहले अलग अलग सब निकाल लें, वो क्या आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, देन उनको ऐड कर दें तो जो फाइनल नंबर आता n उसके सम ऑफ द डिजिट्स मिल जाएंगी। ये कब ट्रू होगा, ये तब ट्रू होगा जब x प्लस वाई प्लस जेड विल बी लेस देन और इक्वल टू 9, राइट। क्योंकि उस केस में क्या होगा, उस केस में कैरी नहीं जाएगा। तो इसमें कोई डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, है ना। समझ आ गया होगा तो ठीक है, नहीं भी तो चले, ठीक है। तो आंसर पता लग गया अपना 9 है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। Which one of the following will have minimum change in its value if 5 is added to both numerator and denominator of the fractions 2/3, 3/4, 4/5 and 5/6? अब ये क्वेश्चन काफ़ी लोग के लिए एकदम कॉमन सेंस बेस्ड है, मतलब काफ़ी इंट्यूटिव है, इंट्यूशन से हो जाता है। कुछ लोग को हो सकता है डिफिकल्टी आ रही हो, तो उनके लिए एक बार डिस्कस कर रहे हैं कि अब हाँ आपने इतना नोटिस किया होगा कि ये सारे नंबर्स जो हैं ये फ्रैक्शंस हैं एंड प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है कि इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 1 है, राइट। ये आपको पता है। अब अगर हम इसको डेसिमल और परसेंटेज किसी एक में जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें कन्वर्ट कर लो, परसेंटेज ज़्यादा आसान होता है, तो करेंगे तो कितना आएगा 66.67, इसको करेंगे तो कितना आएगा 75%, इसको करेंगे तो कितना आएगा 80%, इसको करेंगे तो 83 पॉइंट समथिंग जो भी आएगा, 80 से बड़ा आएगा, उतने से काम हो जाएगा अपना, ठीक है। तो अब इसमें एक बात आप ध्यान रख सकते हो कि ऐसे टाइप के जो नंबर है, ऐसे टाइप के नंबर का मतलब क्या है। अब यहाँ पे एक बात आप नोटिस करो, ये सारे नंबर्स n/n+1 के फॉर्म में लिखे हैं। पहले वाले में n इक्वल टू 2 है तो n+1 इक्वल टू 3 है, दूसरे वाले में n इक्वल टू 3 है, n+1 इक्वल टू 4 है, थर्ड वाले में n इक्वल टू 4 है, n+1 इक्वल टू 5 है, ठीक है। मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से एक छोटा है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से एक बड़ा है। ऐसे केसेस में हमेशा n की वैल्यू बढ़ाने पे इस नंबर की दैट इज n/n+1 की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। मतलब अगर n इंक्रीज करेंगे, n इंक्रीजिंग इंप्लाइज दैट n/n+1 विल ऑल्सो इंक्रीज, ठीक है। अब ये सिर्फ इतने के लिए वैलिड नहीं है, इसको और जनरलाइज करें तो n/n+c पे भी सेम अप्लीकेबल है। मतलब जब हम n की वैल्यू बढ़ाएंगे तो n/n+c की वैल्यू बढ़ेगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1 को टेंड कर सकता है, 1 को लिमिट, जब इनफाइनाइट n को एकदम बहुत बड़ा डाल देंगे, इन्फिनिटी डाल देंगे, तो ये 1 इसकी लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, राइट। और 1 से छोटा ही रहेगा क्योंकि डिनोमिनेटर अपना न्यूमरेटर से बड़ा है। n+c का मतलब क्या है कि c कोई भी नंबर है, 4 है, 5 है ना, 10,000 है, 2 करोड़ से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई भी कांस्टेंट नंबर है, मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है। इसमें इतना याद रख सकते हैं। अभी मैं कॉन्सेप्ट इस प्रॉपर फ्रैक्शंस की बात कर रहा हूँ ना, इस टर्म में n/n+1 के टर्म में, या फिर n/n+c के फॉर्म वाले नंबर्स की बात कर रहा हूँ। तो ऐसे केस में इतना ध्यान रख लो कि अगर मतलब इस फॉर्म में है n/n+c, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में डिफरेंस जो है कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है और न्यूमरेटर बड़ा, मतलब डिनोमिनेटर बड़ा है, तो अगर हम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में सेम नंबर को ऐड करते हैं और
सेम नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ऐड करें और दोनों में ही सब्ट्रैक्ट करें, तो मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा जो 1 से फारदेस्ट होगा एंड मिनिमम इफेक्ट पड़ेगा जो 1 के क्लोजेस्ट होगा, राइट। अभी जैसे आपने देखा यहाँ पे ऑर्डर है 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, राइट, ये ऑर्डर है। तो 1 के क्लोजेस्ट कौन सा है? ये वाला है ना, मतलब 1 कहाँ पे आएगा? इनफाइनाइट टर्म्स के बाद इधर 1 को टेंड करेगा है और इधर कहीं 0 आएगा, दैट इज 0/1। 0/1 इज ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ n/n+1, राइट। इसके बीच में एक नंबर और आएगा 1/2, उसका कोई काम नहीं है, बट ठीक है लिख दिया। तो इसमें 1 की क्लोजेस्ट कौन सा है? 5/6। तो आंसर तो अपना 5/6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें था क्या पूछा है? मिनिमम चेंज पूछा है, तो 5/6 होगा। और मैक्सिमम चेंज पूछता तो किसमें होता? 2/3 में, जो 1 से फारदेस्ट है, ठीक है। अब ये प्लस में तो हमने देख लिया, अगर सेम नंबर माइनस भी होता तो भी यही मतलब सेम रूल ही अप्लाई कर सकते थे, मतलब तब भी सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो 1 से दूर है उस पर पड़ेगा, सबसे कम इफेक्ट 1 के पास है उस पर पड़ेगा, ठीक है। ये किसकी बात हो रही है? n/n+c के टर्म्स में जो नंबर थे उनकी बात हो रही है, ठीक है। मान लो ये भी एग्जाम में याद नहीं रह जाता है, तो आप इतना तो एटलीस्ट कन्वर्ट कर ही लोगे कि 2/3 को क्या बोलते हैं, मतलब परसेंटेज में कितना होगा, 3/4 परसेंटेज में कितना होगा, या कन्वर्ट करो ना करो, मतलब कैसे भी करके आप इसका ऑर्डर तो लिख ही लोगे ना कि 2/3 छोटा है 3/4 से एंड 3/4 छोटा है 4/5 से, मतलब इस ऑर्डर में आपने लिख लिया इसको, ठीक है। फिर अभी सबसे बेसिक मेथड क्या होगा एकदम ब्रूट फोर्स वाला, कि आप इसका चेक ही कर लो ना कि किस में कितना डिफरेंस आ रहा है, राइट। तो अब बट इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि ऐसा नहीं करना है कि चारों का चेक करना है। 4 नंबर थे 4 ऑप्शन है, अब 10 नंबर थे तब भी 4 ऑप्शन होता, तो अब ये तो बिल्कुल ही मतलब ये तो कोई भी नहीं करेगा कि 10 चेक कर रहा है ना। वर्स्ट केस में 4 चेक करेगा वो, 4 जो ऑप्शन में दिया है, बट वो 4 पे भी चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको दिख रहा है ना, मतलब इतना समझ आ रहा होगा कि ये सारे एक ही ऑर्डर, मतलब n/n+c के टर्म्स में नंबर्स दिए हुए हैं जो कि सारे इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, मतलब एक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो मैक्सिमम चेंज और मिनिमम चेंज कुछ भी निकालना हो, या तो इस एंड पे आएगा या तो इस एंड पे आएगा, बीच में तो आ नहीं सकता, राइट। मान लो इस पर कुछ आ रहा है डिफरेंस x का, डिफरेंस किसका, मतलब डिफरेंस किन दो नंबर्स के बीच में बात कर रहा हूँ, जब एक तो ये नंबर 2/3, एक जब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 5 ऐड कर दिया, राइट, तब जो डिफरेंस आ रहा है, इन दो डिफरेंस की बात कर रहा हूँ। अब अगर सेकंड वाले में x से बड़ा कुछ आ जाता है तो थर्ड वाले में उससे इससे ही बड़ा आएगा, राइट। अगर फर्स्ट वाले में x आता है, यहाँ पे x प्लस समथिंग आ जाता है सेकंड वाले में, तो थर्ड वाले में x प्लस समथिंग, मतलब जो 3/4 वाले में आया उससे ही बड़ा आएगा, एंड ये फोर्थ वाले में फिर सबसे बड़ा आएगा। और उल्टा होता है कि यहाँ पे तो x आया, ठीक है, इधर x से छोटा आया, तो यहाँ पे जो 3/4 मतलब तो 4/5 में जो डिफरेंस आएगा वो 3/4 वाले के डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग उससे भी छोटा होगा, एंड 5/6 में उससे भी छोटा, मतलब एक पैटर्न तो फॉलो करेंगे, राइट। तो आपको इतना समझ आ रहा है कि हमें एंड वाला चेक करना है, अगर चेक करना भी पड़े, और चेक करने में कुछ बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। मान लो 2/3 + 5 लिखा, कितना हो गया 7/8, और सबसे एंड वाला कौन सा है 5/6, 5/6 + 5 + 5 कितना हुआ 10/11। आपको ये पता है 80% है, 67% है, ये दोनों आपको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, मतलब थोड़ा सा हल्का सा डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद निकाल के देख सकते हो, यही ऑर्डर रहेगा, राइट। मिनिमम चेंज कहाँ पे आएगा? जो 1 के क्लोजेस्ट है। मैक्सिमम चेंज कहाँ पे आएगा? जो 2/3 पे है। या एक बार और इतना ध्यान रख सकते हो, जैसे 0 इस एंड पे था, राइट, ये देखो आप 0 इस एंड पे था, देन 1/2 था जिसका कुछ काम नहीं है, देन 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, देन इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी थी 1। एक बार एक काम करते हैं, हम एंड पे निकाल लेते हैं पहले डिफरेंस। तो 0 पे क्या डिफरेंस होगा? दैट इज 0/1। तो अगर 5 ऐड करते हैं तो 5 + 0/5 + 1, ये कितना हुआ 5/6, और 1 में के डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में हम 5 ऐड करते हैं तो 1 क्या हो 1/1, या 2/2 भी बोल दो, 3/3 कुछ भी बोल दो, +5 इधर +5 किया तो कितना हुआ 6/6, दैट इज 1 इटसेल्फ। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है? पहले 0 था, बाद में वो 5/6, दैट इज 83% का डिफरेंस है, 83 पॉइंट समथिंग। तो ये जो भी नंबर आएगा उतना ही डिफरेंस आया। अब परसेंटेज में बोल लो, फ्रैक्शन में बोल लो, डेसिमल में बोल लो, एक ही बात है। यहाँ पे डिफरेंस क्या आया एंड पे, मतलब 1 के करस्पॉन्डिंग 1 का तो 1 ही रह गया, है ना। 1/1 था, दैट इज़ 1, उसमें +5 करा ऊपर नीचे, तो कितना हो गया फिर से 1 रह गया। तो यहाँ पे कुछ डिफरेंस आया ही नहीं, राइट। तो आपको इससे भी आप समझ सकते हो, लिमिटिंग वैल्यू पे हमने निकाल लिया कि यहाँ पे डिफरेंस मैक्सिमम आ रहा है, तो यहाँ पे कुछ आ ही नहीं रहा, तो बीच वाला भी वही ऑर्डर फॉलो करेगा। यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे मतलब काफ़ी ज़्यादा आएगा, इससे कम आएगा बट काफ़ी ज़्यादा होगा, यहाँ पे उससे भी कम होगा, यहाँ पे उससे भी कम होगा, यहाँ पे उससे भी कम होगा, करते 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 1 पे जाके 0 हो जाएगा, राइट। तो आप ये भी थोड़ा मतलब 2-3 तरीके मैंने बताए, कुछ भी दिमाग में एक भी रख लो तो निकल जाएगा। वर्स्ट केस में क्या करना है आपको निकाल के डिफरेंस देखना पड़ेगा। तो निकालते टाइम बस इतना याद रखना कि चारों ऑप्शन के मत निकालना, 2 के निकालना मैक्सिमम, और 2 के निकालने के लिए आपको उनको ऑर्डर में लिखना पड़ेगा कि आपको ऑर्डर उनका पता होना चाहिए। मान लो मतलब इतना भी कुछ गड़बड़ दिन है कि आप ऑर्डर भी नहीं निकाल पा रहे हो, है ना, बहुत हड़बड़ी है, कुछ भी है, तो चारों ऑप्शन का भी अगर आप डिफरेंस निकालोगे ना तो 1-1.5 मिनट में हो जाएगा,
राइट। तो मतलब ये क्वेश्चन तो सबसे हो ही जाएगा, ठीक है। 5/6 हमने प्रॉपर फ्रैक्शन का देख लिया कि उसमें क्या पैटर्न फॉलो होता है, यानी कि जो 1 के पास होता है उसमें मिनिमम चेंज होता है, 1 के जो फार्देस्ट है उसमें मैक्सिमम चेंज होता है। अब एक बार इम्प्रॉपर का देख लेते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शंस की वैल्यू ग्रेटर देन 1, मतलब वैल्यू मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो हम, मतलब उसमें भी सेम ही फॉलो होता है, आपको एग्जांपल लेके बता दे रहा हूँ। जैसे 7/6 है इम्प्रॉपर है क्योंकि इसमें न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो 17/16 भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मान लेते हैं हमें इसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में 4 ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा अपना 11/10, ये 21/20। अभी हमें फ्रैक्शंस देख के फील नहीं आ रही कौन सा नंबर का क्या वैल्यू है, तो एक बार हम इसको क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, है ना। आपको मतलब डेसिमल में भी कर सकते हैं, पर परसेंटेज में थोड़ी ज़्यादा अच्छे से मतलब फील आती है। तो 116.67 हो जाएगा ये। 17/16 को अगर करें तो 1.0625, मतलब ये इसका डेसिमल कंपोनेंट है। इसको परसेंटेज में लिखते हैं तो कितना आएगा 105.25, ठीक है। अब 11/10 तो सिंपल ही है, 110 आ जाएगा। 21/20 करते हैं, 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, 105 आ जाएगा, है ना। परसेंटेज में काउंट करना तो आता ही आपको, ठीक है। मतलब ये सब आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैं आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूँ। आपको बस एक पैटर्न थोड़ा दिमाग में रखना है, 1-2 क्वेश्चन इस टाइप के करोगे तो याद ही हो जाएगा वो, बस सीधा एग्जाम में सब टिक कर देना। तो ठीक है, इसका अगर डिफरेंस लेंगे तो ये कितना आएगा 116.67 माइनस 110, तो ये कुछ हो जाएगा 6.67, ये परसेंट है। इनका लेंगे तो कितना आएगा 1.25, मतलब यहाँ भी सेम पैटर्न फॉलो हो गया, है ना। अभी आप कितने भी एग्जांपल ले लो ऐसे टाइप के, मैंने तो बस आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लिया है ना, प्रूव नहीं किया मैंने डिमॉन्स्ट्रेट किया है सिर्फ, है ना। बट आप ये याद रख सकते हो कि बाकी में भी ये फॉलो होता है। मतलब अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और ऐसा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, तो इसमें भी आप सेम बात याद रख सकते हो कि जो 1 के क्लोजेस्ट है उसमें क्या मिनिमम इफेक्ट होगा और जो 1 के फार्देस्ट है उसमें मैक्सिमम इफेक्ट होगा। अभी क्लोजेस्ट फार्देस्ट का ये नहीं कर, मतलब ये कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे 1 लिखा फिर 7/6 कर दिया, इधर 8/7, ऐसे करते करते 17/16 कर दिया, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 7/6 तो पास है एंड 17/16 दूर है, नहीं। आपको वैल्यू देख के बताना है ना। अब वैल्यू देखो इसकी कितनी आ रही है 7/6 की 116.67%, दैट इज 1.16, है ना। परसेंट में थोड़ा अच्छे से डिफरेंस कर पाओगे इसलिए परसेंट में लिख दिया है। तो यानी 1 की क्लोजेस्ट मतलब परसेंट में 100 के क्लोजेस्ट, तो ये कितना है 116, तो इसमें 100 से 16.67 का डिफरेंस है, और इसका कितना है 106.25, तो 6.25 का, तो क्लोजेस्ट कौन सा हुआ इसके 17/16, राइट। फार्देस्ट कौन सा हुआ 7/6, है ना। इन दोनों में अगर कंपेयर करें तो क्लोजर वन है 17/16 एंड नियरर वन है कौन सा क्लोजेस्ट वन है 17/16 एंड फार्देस्ट वन है 7/6, ठीक है। तो जो फार्देस्ट वाला होगा 1 से उसमें इफेक्ट मैक्सिमम आएगा, चाहे कुछ ऐड कर रहे हो चाहे कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, राइट। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के केस में। और अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो भी आपको सेम ही बात याद रखनी है, कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो 1 के क्लोजेस्ट होगा उसमें मिनिमम डिफरेंस आएगा एंड जो 1 के मतलब मिनिमम इफेक्ट पड़ेगा, जो 1 के फार्देस्ट है उसमें मैक्सिमम इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। इतना बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी तो ठीक है, मैं 2-3 तरीके बताया करो, ये सब भूल भी जाता है तो आप जैसे जैसे करके 1-1.5 मिनट तो निकाल ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, इसका आंसर बता दिया था मैंने 5/6, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 51 × 27 × 35 × 62 × 75 इज डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। मान लो ऐसे कोई नंबर है 2142, अब अगर अपन इसको 100 से डिवाइड करते हैं तो इसमें रिमाइंडर क्या बचेगा, मतलब अगर आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 42। कोई भी नंबर ले लो आप, जब भी उसको डिवाइड करोगे 100 से तो रिमाइंडर क्या बचेगा, लास्ट की 2 डिजिट्स। वो होता क्यों है, वो इसलिए होता है 2142 क्या लिखते हैं 2 × 1000, है ना, 1000 प्लस पे है, प्लस 1 × 100 प्लस 4 × 10 प्लस 2। अब इसको पूरे को अगर हमें 100 से डिवाइड करना है ना, 100 से कर दो इसको डिवाइड, राइट। तो अब फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा 2 × 1000/100 प्लस 1 × 100/100 प्लस 4 × 10/100 प्लस 2/100, है ना। ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 20 बचेगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 कितना आएगा क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ता, बट हाँ वो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल है, ठीक है। अब देखो 4 × 10 मतलब 4 की जगह 5 भी होता, 10 9 भी होता, कुछ भी होता है ना। 0 to 9 कुछ भी हो सकता है, एक डिजिट, वो कुछ भी होता है 0 to 9, वो 100 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं हो सकता है। मतलब मैक्सिमम कितना होता है, यहाँ पे 9 होता, 90 आ जाता तब भी डिविजिबल नहीं होता। यहाँ मैक्सिमम कितना हो सकता था 2 की जगह मैक्सिमम 9 हो सकता था, तब भी 10 से डिविजिबल नहीं होता। मतलब ये दोनों बच जाएंगे। इस केस में इनकी वैल्यू क्या है 4 और 2 है, तो ये 4 दैट इज 4 × 10 दैट इज 40 प्लस 2 42, है ना। ये इतना बच जाएगा 42/100 बच जाएगा। दैट इज़ अगर 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं
तो जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट के दो टर्म्स हैं, मतलब लास्ट के दो डिजिट्स हैं, वही रिमाइंडर रहेगा। आप कोई भी एग्जांपल ले लो, 236 है, ये क्या है 236, तो 200 को 36 लिख सकते हैं ना। तो 200 को डिवाइड करेंगे अगर 100 से, तो ये तो ठीक है, यानी डिवाइड हो गया, 36 बच जाएगा। अगर ऐसे मान लो हमने लिखा 512 लिख दिया, तो 512 को अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 12 ही तो बचेगा ना, 500 डिवाइड हो जाएगा, है ना। 625 लिया मान लो, तो 625 को 100 से डिवाइड करेंगे तो क्या है, 625 इज 600 + 25, तो 600 डिवाइड हो गया, 25 बचेगा। मतलब अगर हमें 10 से किसी नंबर को डिवाइड किया है तो रिमाइंडर वही होगा जो उस नंबर की लास्ट की दो डिजिट्स हैं। इतना हमें समझ आ गया, ठीक है। अब एक बार देखते हैं, हमने ये देखा था कि नंबर ऑफ जीरो अगर फाइंड करना होता है तो कैसे करते हैं, 0 बनता है 2 और 5 से, तो 2 और 5 की जितनी पेयर्स होंगी उतनी नंबर ऑफ जीरोज होंगे। मतलब मान लो 4 पेयर हैं, मतलब 2⁴ है बट 5�3 है, तो कितने जीरो बनेंगे, 3, क्योंकि दोनों चाहिए ना जीरो बनाने के लिए। अगर 5 3 ही है तो 3 ही जीरो बनेंगे, 1 2 बचा रह जाएगा, ठीक है, राइट। तो हम पहले एक बार जीरो का देख लेते हैं इसमें कि जीरो है कि नहीं। मतलब तो जैसे 51 में ना 5 का है ना 1 का फैक्टर, छोड़ देते हैं इसको, मतलब फैक्टर नहीं लिख रहा हूँ मैं, सिर्फ 5 और 2 को बाहर निकाल रहा हूँ। तो अब 35 में से, ठीक है, 5 × 7 है तो 5 आ गया यहाँ पे, 62 में 31 × 2 है तो एक 2 यहाँ से आ गया, तो 75 में 5⁻² है, ठीक है। तो 5 कितनी होगी 3, 2 कितनी होगी 1, तो ये अपने को पता है कि ठीक है 2⁻1 है, 5⁻3 है, तो एक 2 और एक 5 को मिला के एक 10 बन जाएगा, राइट। तो इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 51 × 27, अब 35 में से 5 निकाल लिया, कितना बचा 7, 62 में से 2 निकाल लिया, कितना बचा 31 × 75 × 10। अब इंटू 10 कहाँ से आया, जो 5 यहाँ से निकाला था, 2 यहाँ से निकाला था, उसको मैंने लिख दिया साइड में करके, ठीक है। मतलब ये सब मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आपको एग्जाम में सब नहीं लिखना है ना, ये तो पता ही है। एग्जाम में तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब अटेम्प्ट करना है, जो लास्ट के 1 मिनट में मैं करूँगा, बट हाँ समझाने के लिए तो बताना जरूरी है, ठीक है। तो हमने सेम नंबर को इस टर्म में लिख दिया। अब हमें लास्ट के डिजिट बताइए, जैसे मान लो कोई भी नंबर है 2462 है, इसको मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 24620, है ना। 321 को अगर मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 32100, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 जीरो आ जा रहा है, 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एंड पे 1 जीरो आ जा रहा है, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड पे 4 जीरो आएगा। मतलब इनका फंडा एकदम क्लियर होता है ना, कि 10 की जितनी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे उतने जीरो लास्ट में लगा दो, तो यानी कि इसकी लास्ट की डिजिट तो जीरो होगी, हमें ये पता चल गया, राइट। ये श्योर है कि ये जो भी नंबर आएगा, इतना मल्टीप्लाई करने पे जो भी आएगा उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जीरो ही बचेगा, है ना। अब ये चाहे 42124 आ जाए, है ना, तो भी एक जीरो लग जाएगा, या ये 21, मतलब मुझे पता नहीं है क्या आएगा, जरूरत भी नहीं निकालने की अपने को, बस लास्ट का हमें पता करना था अभी इस स्टेप में। ऐसा कुछ आ जाता है मान लो फिर जीरो, मतलब कुछ भी आएगा लास्ट में एक जीरो लगा देंगे, तो लास्ट की डिजिट जीरो होगी इसकी। तो अब लास्ट की डिजिट जीरो है तो रिमाइंडर के भी लास्ट की डिजिट जीरो होगा, है ना। मान लो यही आ जाता है, एग्जैक्टली यही आ जाता है, तो कैसे लिखेंगे, लास्ट का 2 उठा लेंगे, तो रिमाइंडर का क्या, मतलब हमने ये डिस्कस कर लिया है कि 100 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर वही होगा जो नंबर की लास्ट की 2 डिजिट से नंबर बनेगा, राइट। लास्ट की 2 डिजिट है 5 और 0, तो 50 बनेगा यहाँ से। अगर मान लो ये आता तो 40 बनता, कुछ और आता, कुछ भी आता, लास्ट की डिजिट रिमाइंडर की भी 0 होगी। अब एक बार ऑप्शन चेक करते हैं, यहाँ पे लास्ट की डिजिट क्या है 0, तो ये आंसर होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, बट ये आंसर हो सकता है, हाँ हो सकता है ना। हम 50 के बारे में ये तो नहीं बोल सकते कि ये नहीं होगा, क्योंकि हमें एक ही इन्फॉर्मेशन पता है, दैट इज लास्ट डिजिट इज 0, उसको सेटिस्फाई कर रहा है, बट सेकंड लास्ट नहीं पता है। तो सेकंड लास्ट नहीं पता तो ये नहीं बोल सकते कि 50 आंसर हो गया, बट ये जरूर बोल सकते हैं कि 50 आंसर हो सकता है, राइट, क्योंकि एक कंडीशन जो पता है उतना सेटिस्फाइड है। 25 में कंफर्म बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 नहीं है। देन 5 में भी बोल सकते हैं कि नहीं हो सकता, क्योंकि लास्ट की डिजिट 0 नहीं है। देन 1 में भी सेम है कि लास्ट की डिजिट 0 नहीं, दैट इज 1 है, तो नहीं हो सकता। तो 50 सीधा सा अपना आंसर हो गया, राइट। यहाँ पे तो ऑप्शन ऐसे दिए थे थोड़ा इजी, तो कि एक ही में लास्ट में 0 था तो लास्ट के डिजिट निकाल के काम चल गया। मान लो ऐसा होता कि लास्ट के डिजिट, मतलब लास्ट की डिजिट में 2 ऑप्शन में 0 दे दिया है, मतलब लास्ट 2 ऑप्शन में लास्ट के डिजिट्स 0 हैं, तो फिर क्या करेंगे। तो एक बार मैं इसको फिर लिखता हूँ इधर, सेम ही नंबर है, ठीक है, अपना ये नंबर था उधर, हमें लास्ट का डिजिट पता है 10 है, तो हम एक काम करते हैं, ये जो नंबर है इसका जो लास्ट डिजिट होगा, दैट इज नंबर किसकी बात कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक जो नंबर है इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो पूरे नंबर का, यानी यहाँ से यहाँ तक का सेकंड लास्ट डिजिट होगा, राइट। वही तो डिस्कस किया था ना इधर, जैसे ऐसा कुछ आता है ना 21245, देन एक 0 आ जाएगा लास्ट में, है ना। 213 × 10 करेंगे तो 213 में लास्ट डिजिट कौन सा है 3, और इसका फाइनल आंसर निकालेंगे तो 2130, उसमें सेकंड लास्ट बन गया है, राइट। तो बस लास्ट में 0 लगेगा एक्स्ट्रा, तो पहले अगर 10 मल्टीप्लाइड नहीं है
तब जो लास्ट डिजिट है वो 10 मल्टीप्लाई करने के बाद सेकंड लास्ट डिजिट बन जाएगा, 100 मल्टीप्लाई करने के बाद थर्ड लास्ट डिजिट बन जाएगा। तो हमें अभी क्या निकालना है, सेकंड लास्ट डिजिट। इस क्वेश्चन में रिक्वायर्ड नहीं, इसका आंसर पता लग गया क्योंकि इसमें एक ही डिजिट का लास्ट, मतलब एक ही नंबर का लास्ट डिजिट 0 था, वो हमें पता चल गया, तो उससे हमने आंसर तक तो पहुंच गए। बट फिर भी मान लो किसी क्वेश्चन में ऐसा देते 2-3 ऑप्शन में 0 आ रहा लास्ट डिजिट में, या जो लास्ट डिजिट हमने फाइंड करी है वो 2-3 ऑप्शन में आ रहा है, तो उस केस में कैसे करेंगे उसका वो डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो 10 मान लो हमने निकाल दिया, बाकी सबका देखते हैं, ये इतना नंबर देखते हैं ना, 10 हटा देते हैं यहाँ से कि ठीक है, इसमें जो भी आएगा इसकी लास्ट डिजिट निकाल लेते हैं, वो एक्चुअल नंबर की सेकंड लास्ट वाली डिजिट हो जाएगी, ठीक है। फिर एक और नोटिस करो कि ये 75 क्या होगा, 3 × 25। अभी 5 का आपको अगर टेबल याद करो तो 5 × 1 कितना होता है 5, अगर मैं इंटू 2 कर दूँ तो कितना हो जाएगा 20, मतलब 5 इंटू ऑड नंबर करते जाते हैं, ठीक है। 5 × 3 कितना होगा 15, 5 × 5 कितना होगा 25, 5 × 7 कितना होगा 35, ऐसे आप मतलब लिखते जाओ, 5 × 9 लिख लो 45, 5 × 11 लिख लो 55, ऐसे बहुत सारे करते जाओ। 5 इंटू अगर मान लो मैं लिखता हूँ कितना 15 कर लेते हैं, है ना, 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पे एक बात नोटिस करी, 5 को मैं जब भी किसी ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो नंबर निकल के आता है उसकी लास्ट डिजिट नोटिस करो हमेशा 5 होती है। 5 को ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 5 होगी, और अगर 5 को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट हमेशा 0 होगी, वो तो हमें पता ही है ना। हमने ये बात डिस्कस तो कितनी बार करी ना कि 2 × 5 का जो पेयर, मतलब 2 × 5 से 10 बनता है, तो 2 5 की जितनी भी पेयर्स होंगी उतने 10 होंगे, राइट। तो अब इवन कोई नंबर है तो यानी कि उसमें 2 का फैक्टर है, राइट। अब 2 का फैक्टर है तो 10 बनना है, मतलब लास्ट डिजिट 0 आ रही है, ठीक है। तो हमें मतलब 5 का पता चल गया कि 5 को अगर ऑड नंबर से, मतलब ये आप याद रख सकते हो, कहीं भी यूज आ सकता है कि 5 को अगर हम ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो भी नंबर आएगा, वो नंबर तो कुछ भी आ सकता है, बट जो भी आएगा उसका लास्ट डिजिट जो है 5 होगा, और अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो लास्ट डिजिट जो है वो क्या आएगा, 0 आएगा। अब आप ये बताओ, इसमें 5 है, हाँ है, 25 में 2 5 है, 5 × 5, हमें 2 हो 3 हो 50 हो फर्क नहीं पड़ता, हमें बस एक 5 चाहिए था, राइट। एक भी अगर 5 होगा तो उसके पहले बाकी सब इसी मतलब बाकी सब इस नंबर में इंक्लूड कर लो, या 5 की पावर 4 होती, 6 होती, कितना भी हो सब इसी नंबर में इंक्लूड कर लो, बस एक 5 को बाहर निकाल लेना है हमें, मतलब एक 5 हमें चाहिए एटलीस्ट। तो एक 5 मान लेते हैं, ठीक है, ये निकल गया, और ये पूरा कुछ नंबर आएगा, है ना, ये इतना यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कुछ नंबर आएगा। मैं थोड़ा सा आप लिख देता हूँ इसको, 75 को हम लिख सकते हैं क्या, 15 × 5, तो यहाँ से यहाँ तक ये कुछ नंबर आएगा, है ना। 15 में भी एक 5 है, हमें फ़र्क नहीं पड़ता उससे, हमें बस एक 5 को सेग्रीगेट करना था, है ना, जिससे हम कि सेकंड लास्ट डिजिट पे कुछ कमेंट कर पाएँ। तो अब हमें बस ये पता करना है कि अगर ये नंबर ऑड हुआ तो लास्ट डिजिट पूरे मल्टीप्लिकेशन की, अगर इतना नंबर ऑड है तो ये पूरे नंबर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 5 आएगी, और अगर ये इतना पार्ट ये इवन है तो पूरे ये इस नंबर की लास्ट डिजिट क्या आएगी, 0। अब ऑड है कि इवन, ये भी डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि 2 का फैक्टर तो एक ही था ना, वो तो हमने निकाल ही लिया था, राइट। 2 का अगर फैक्टर होता यहीं पे, मान लो 2 के 1 के बजाय 4 फैक्टर होते तो हम तो सारे यहीं ले लेते ना, मतलब 5 टू द पावर कितना, 5 टू द पावर 3 था तो 3 0 आ जाते, तो 0 0 होता, राइट। तो हमें ये तो पता ही है कि 2 का फैक्टर है नहीं, तो 2 का फैक्टर है नहीं तो इवन हो नहीं सकता, तो ऑड नंबर है, ये वाला ऑड नंबर है। ऑड नंबर के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे, ऑड तो आएगा ही, उसके साथ साथ उसका लास्ट डिजिट जो है 5 होगा। तो हमें ये पता चल गया कि लास्ट डिजिट इसका क्या है, 5 है। अब इसका लास्ट डिजिट 5 है, तो आप याद करो कि इसमें 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 0 हो जाएगा, मतलब 5 सेकंड लास्ट डिजिट बन जाएगा, मतलब बताया तो था यहाँ पे, है ना। ये सब एग्जांपल दे के 3 4 बार, ठीक है। तो लास्ट डिजिट इस पूरे नंबर का क्या हो जाएगा, 0। सेकंड लास्ट निकालने के लिए हमने क्या किया, पहले 10 को हटा दिया, 10 को फिल्टर आउट कर लिया, बाकी बचे नंबर का लास्ट डिजिट निकाल लिया, तो बाकी नंबर का जो लास्ट का डिजिट था वो एक्चुअल नंबर का सेकंड लास्ट डिजिट बन जाएगा जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाइंग मतलब सिंपली लास्ट में 0 ऐड कर देता है, राइट। अब इसका सेकंड लास्ट डिजिट हमने कैसे निकाला, क्योंकि हमने देखा, नोटिस किया कि इसमें 5 है, तो पहले 5 मतलब ऐसे लिख दिया कि इंटू 5, बाकी कुछ भी नंबर है, इंटू एक 5 है। अब ये कुछ भी नंबर अगर ऑड होता तो लास्ट डिजिट इसका आता 5, एंड अगर ये कुछ भी नंबर इवन होता तो लास्ट डिजिट आता अपना 0। अभी इवन है नहीं, ऑलरेडी हम देख चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे इवन होता तो यहीं पे निकाल लेते हैं, तो यानी कि ऑड है, तो यानी कि इसका पूरे का लास्ट डिजिट क्या आएगा, 5। इसका 5 आ रहा है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, 0, और सेकंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 50। तो ये कुछ भी नंबर आए, मतलब ऐसे कुछ भी आएगा, लास्ट में 50 आएगा, तो 100 से जब डिवाइड करेंगे तो ये जो भी यहाँ से यहाँ तक जो होगा डिजिट्स वो सारी डिवाइड हो जाएंगे, राइट, 100 से, क्योंकि देखा ही हमने कि क्यों डिवाइड हो रहा है ना। वो 100 प्लेस और 1000 प्लेस वाले पे 1000 100 मल्टीप्लाइड होता है, लास्ट की 2 डिजिट्स जो होती हैं उनसे जो नंबर बनता है वही 100 से डिवाइड करने पे वही रिमाइंडर देगा।
तो वो 50 आ गया एग्जैक्ट। मतलब इसमें जरूरत नहीं थी, ये क्वेश्चन बहुत पहले खत्म हो चुका था, बट हाँ अच्छे क्वेश्चन के लिए आप याद रख सकते हो। सिमिलरली अगर 10 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट डिजिट। अगर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट की 3 डिजिट्स। अगर 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट की 5 डिजिट्स। 10 टू द पावर 29 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या होगा, लास्ट की 29 डिजिट्स, राइट। क्योंकि 10 आपको पता है 10 टू द पावर 1 होता है, तो इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट डिजिट। 100 क्या होता है 10 टू द पावर 2, रिमाइंडर क्या आएगा, लास्ट 2 डिजिट। ऐसे आप बढ़ते जाओ, 10 टू द पावर कितना भी ले लिया, मान लो 10 टू द पावर 100 ले लिया, उस मतलब इतना बड़ा नंबर देगा कोई नहीं, बट हाँ ठीक है, 10 टू द पावर मान लो 100 है, तो उसमें जो रिमाइंडर आएगा वो लास्ट के 100 डिजिट्स आएंगे, राइट। ठीक है, चलो ये भी हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग। ये क्वेश्चन करने से पहले थोड़ा एक बार बेसिक देख लेते हैं। आपको पता है 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5 इज लेस देन 10, राइट। अब अगर हम इनका रेसिप्रोकल लेते हैं, रेसिप्रोकल मतलब ये होता है जैसे मान लो 4/5 है, तो सिंपली इसका न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्सचेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 5/4। और ऐसा ही बोल सकते हैं कि जो भी नंबर लिखा है 1/that नंबर लिख दो। जैसे 4/5 का रेसिप्रोकल लिखेंगे तो इसको कर दो 1/4/5। यहाँ से फिर से ये 5 ऊपर चला जाएगा तो 5/4 हो जाएगा। जैसे 2 है, 2 का मतलब होता है 2/1, इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या आएगा 1/2, राइट। अब इन सारे नंबर का अगर हम रेसिप्रोकल लिखते हैं 1/2, 1/4, 1/5, 1/10, तो आप इनइक्वालिटी का साइन क्या है, उलट जाएगा। ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, मतलब पलट जाता है। जैसे 2 लेस देन 4 है, 4 लेस देन 5 है, 5 लेस देन 10 है, तो 1/2 ग्रेटर देन 1/4 होगा, 1/4 ग्रेटर देन 1/5 होगा, एंड 1/5 ग्रेटर देन 1/10 होगा। इसका अगर आप परसेंटेज में या चलो डेसिमल में लिख लो तो ये 0.5, ये हुआ 0.25, ये हुआ 0.20, ये हुआ 0.1 और 0.10 कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो एक बात समझ आ गई कि कुछ नंबर्स दिए हुए हैं या ठीक है 2 अलग अलग टर्म्स दी हुई हैं, उनका कंपैरिजन दिया हुआ है, तो अगर उनके रेसिप्रोकल का कंपैरिजन करेंगे तो इनइक्वालिटी का साइन पलट जाएगा। मतलब 2 लेस देन 5 है तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/5, 2 लेस देन 10 है तो 1/2 विल बी ग्रेटर देन 1/10, 5 लेस देन 10 है तो 1/5 विल बी ग्रेटर देन 1/10, एंड 4 लेस देन 5 है तो 1/4 विल बी ग्रेटर देन 1/5, ठीक है। ये हमने देख लिया। दूसरी बात ये थोड़ा देखना है कि 1/2 टू द पावर 3 लिखा है, तो इसका क्या मतलब होता है, इसका सिंपली ये मतलब होता है कि अगर हम इसको ऊपर लेके जाएं, मतलब 2 को ऊपर लेके जाएं तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 2 टू द पावर -3 हो जाएगा। मान लो ऐसे दिया 1/4 टू द पावर -2, तो अब 4 को ऊपर लेके जाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा पावर का, तो पहले निगेटिव था तो अब पॉजिटिव हो जाएगा। मान लो ऐसे करते हैं 1/8 टू द पावर 6 है ना, 1/8 टू द पावर 6 लिखा, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 8 टू द पावर -6 है ना। 1/4 टू द पावर -2 लिखा है, तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा 4 टू द पावर 2, ये लिखा हुआ है। 1/6 टू द पावर 5 है, इसको क्या लिख सकते हैं 6 टू द पावर -5। मतलब बस मैं डिनोमिनेटर से, अगर 1 समथिंग लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जा रहा हूँ। ये 1 ना भी लिखा होता, बट जिस टर्म को हम मूव कर रहे हैं वो उसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं डिनोमिनेटर से, तो साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। वैसे वर्षा भी है कि मतलब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर लाओगे तब भी चेंज होगा। जैसे मान लो ऐसा है 4/6 टू द पावर 8 है, ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 × 6 टू द पावर -8। मतलब 4 मल्टीप्लाइड है नहीं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बट जिसको नीचे से ऊपर ले जा रहे हैं और ऊपर से नीचे ला रहे हैं उसमें साइन चेंज हो जाएगा। जैसे 5 × 6 टू द पावर -4 लिखा हुआ है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5/6 टू द पावर 4, राइट। ऐसे लिखा है 6 × 2 टू द पावर -18, इसको ऐसे लिख सकते हैं 6/2 टू द पावर 18, ठीक है। तो ये 2 बातें आपको समझ आ गई कि अगर हम किसी भी टर्म को न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं तो उसकी साइन जो पावर होती है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे मान लो 1/2 है, अब इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर -1, क्योंकि पावर यहाँ 1 है, राइट। अगर ऐसा लिखा है कि 7/3, तो इसको अगर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 7 × 3 टू द पावर -1, है ना। ऊपर जा रही मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी, नीचे है मतलब डिवाइड में है, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो अब इसके हम फटाफट लिख लेते हैं प्रॉपर तरीके से। तो 1/12 टू द पावर 6 हो गया, 1/14 टू द पावर 3 हो गया, 1/13 टू द पावर 4 हो गया, 1/16 टू द पावर 2 हो गया। अभी हमें इसमें से निकालना है लार्जेस्ट नंबर। तो हमें अगर इसमें से लार्जेस्ट निकालना है तो 1 समथिंग है, मतलब सारे नंबर से 1 समथिंग है, मतलब इनका न्यूमरेटर तो सेम है, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो नंबर एक्चुअल में लार्जेस्ट होगा। जैसे मान लो है ना 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, राइट। अब हमें अगर ऐसा है कि हाँ ठीक है, हमें इन नंबर्स का कुछ कमेंट करना है कि इनमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो हम पहले ये देख लें कि 2, 5 और 4 में क्या रिलेशन है। तो 2 इज लेस देन 4 इज लेस देन 5, मतलब इसमें लार्जेस्ट वाला 5 है, स्मॉलेस्ट वाला 2 है। अब हमें बोल रहा है कि इनमें से लार्जेस्ट फाइंड करो, तो इनमें से लार्जेस्ट वाला किसके करस्पॉन्डिंग होगा कि जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट होगा। लीस्ट किसका डिनोमिनेटर है 2 का है, तो 1/2 विल बी लार्जेस्ट। तो सिंपली हमें इनके चारों के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है
12 टू द पावर 6, 14 टू द पावर 3, 13 टू द पावर 4, 16 टू द पावर 2, इनमें से लीस्ट वन फाइंड करना है, राइट। तब लीस्ट फाइंड करने के बाद थोड़ा आपको नंबर्स का आइडिया होना चाहिए। अब जैसे मान लो यही लेते हैं, तो ये क्या होगा 16 इंटू 16। अब 16 का स्क्वायर तो मैंने याद करने को बोला भी था, मैं लिख के भी दिया था, तो ये 256 होता है, राइट। 3 डिजिट का नंबर आया। अभी आप 13 टू द पावर 4 है सेकंड वन, मतलब ये वाला, तो अगर ये 10 टू द पावर 4 होता, मतलब 13 टू द पावर 4 विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4, है ना। ये तो बहुत ही सीधी बेसिक सी बात है ना। 13 इज ग्रेटर देन 10, तो पॉजिटिव पावर है, 13 टू द पावर 4 विल बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 4। तो ये नंबर तो इससे तो काफ़ी बड़ा आ जाएगा। मतलब अगर आप ऐसे लिखो ना, 13 टू द पावर 4 का मतलब हो गया 13 स्क्वायर इंटू 13 स्क्वायर, मतलब 169 इंटू 169। तो 169 इंटू 2 भी 256 से ज़्यादा हो जाएगा। 169 इंटू 2 भी 256 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 169 इंटू 169 तो बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया। हमें क्या है इसमें छोटा वाला फाइंड करना है। तो बड़ा कितना है हमें कुछ निकालना नहीं, सबसे छोटा वाला फाइंड करना है। तो इन दोनों कंपेरिजन सबसे छोटा कौन सा वो ये हुआ। अब तीसरा कंपेयर करते हैं। ये क्या हुआ 14 इंटू 14 इंटू 14, तो यानी 14 स्क्वायर इंटू 14, तो ये क्या हुआ 14 स्क्वायर 196 इंटू 14। और 196 का क्या 1.5 टाइम्स भी ढंग से नहीं है ना। 1.5 टाइम्स भी कितना 280 के आसपास पहुंच जाएगा। तो 256 तो काफ़ी छोटा है, मतलब ये 196 इंटू 14 से, राइट। मतलब ये इसका भी आप सेम लॉजिक वही लगा सकते हो कि मान लो ये 14 की जगह 10 ही होता, तो 10 टू द पावर 3 भी तो 1000 होता है ना यार। तो 14 टू द पावर 3 तो बहुत बड़ा नंबर होगा, तो 256 तो बहुत बड़ा है। सिमिलरली इसका तो कोई जवाब ही नहीं है 12 टू द पावर 6 का, राइट। अगर मान लो 12 की जगह 10 ही होता तो 10 टू द पावर 6 होता है, राइट। तो बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर हो गया, 1000 इंटू 1000। अब ये तो एक्चुअल में 1000 से भी छोटा है, तो 1000 इंटू 1000 से तो बहुत ज़्यादा छोटा हो गया। तो स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा इसमें आया 256। तो अब 256 क्या है 16 स्क्वायर, तो ये वाला स्मॉलेस्ट है 16 स्क्वायर। तो 16 टू द पावर -2 विल बी लार्जेस्ट, दैट इज 1/16 स्क्वायर विल बी लार्जेस्ट नंबर। तो ये वाला लार्जेस्ट नंबर हो गया, ठीक है। ये समझ आ गया होगा। हो नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। हाँ, अभी अपनी नंबर सिस्टम प्रॉब्लम खत्म हो गई है। अब थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसमें मतलब मिसलेनियस मतलब ऐसे क्वेश्चन है जैसे इसके कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और ये सिंपल काउंटिंग बेस्ड है, इसमें ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं चाहिए, डायरेक्ट एप्लीकेशन देखना। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n द सम ऑफ द डिजिट्स इन द नंबर 10 टू द पावर n प्लस 1 इज 2, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि 10 टू द पावर n प्लस 1 जो कि एक नंबर है उसमें सम ऑफ द डिजिट्स हमें 2 लाना है। तो उसके लिए केसेस दिए हैं, जैसे पहला दिया है n इक्वल टू 0 ओनली, ठीक है। फॉर एनी होल नंबर n। अब ये होल नंबर क्या होते हैं ये सब आपको बताना चाहिए। होल नंबर मतलब क्या है 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर कौन कौन सा है 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 5 6, मतलब कितना भी आगे चले जाइए +1 करते चले जाइए, नेक्स्ट होल नंबर मिलता चला जाएगा। पॉजिटिव इंटीजर का बात इतना है कि 0 इंक्लूड नहीं होगा इसमें। 0 किस में इंक्लूड होगा होल नंबर में, एंड होल नंबर ऑल्सो कॉल्ड नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज 0 प्लस पॉजिटिव इंटीजर। तो थर्ड ऑप्शन दिया है अपना पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि 1 2 3 4 5 6 +1 करते चले जाओ। फोर्थ ऑप्शन दिया है फॉर एनी रियल नंबर है। अब फॉर एनी रियल नंबर है तो मतलब बहुत बड़ा सबसेट हो गया है, मतलब बहुत बड़ा सुपरसेट हो गया है कि रियल नंबर्स मतलब ऐसे हैं कि आप बता ही चुका हूँ एक बार कि जो भी नंबर्स आप डील करते हो सारे रियल नंबर्स ही हैं, है ना। दूसरे टाइप का जो नंबर होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। उसमें एक इमेजिनरी टर्म होना चाहिए, a प्लस आई भी फॉर्म में होता है, जैसे 2 + 3i, है ना, 4 + 6i। जिन्होंने मैथ्स नहीं पढ़ा मैं 12th वगैरह में, उन्होंने ऐसे नंबर्स नहीं देखे होंगे, क्योंकि हमें ये सब जानने की जरूरत भी नहीं है इस कोर्स में। बस इतना पता होना चाहिए कि जितने भी नंबर हम डील करते हैं, कोई भी डेसिमल है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कुछ भी है, आई वाला तो हम डील करते नहीं है। तो उसके बाद जितना भी डील करते हैं वो सारे रियल नंबर्स हैं। तो ये तो बहुत बड़ा सुपरसेट हो गया। तो ठीक है, मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही लास्ट वाले की। तो एक बार हम निकाल के देखते हैं, ये मैं निकाल रखे थे, सॉरी पेस्ट करता हूँ फिर से, ठीक है। चलिए 10 टू द पावर n प्लस 1 के टर्म में बताना है। तो अगर मैं n को 0 लेता हूँ, जैसे फर्स्ट वाले केस में मैंने लिया है n को 0, दैट इज 10 टू द पावर 0 प्लस 1 इक्वल टू 1 + 1 इक्वल टू 2। तो सेकंड वाले केस में 10 टू द पावर मैंने क्या लिया है, मतलब 10 टू द पावर 1 लिखा है, कि n को 1 लिया है, तो क्या हो जाएगा 10 + 1 दैट इज 11। सेकंड वाले में क्या लिखा है 10 टू द पावर 2 दैट इज n को 2 लिया है, 100 + 1 101, देन 10 टू द पावर 3 है तो 10001, मतलब ऐसे होता चलेगा। ऐसा मतलब 10 टू द पावर अगर 100 लिखा हो +1 तो क्या हो जाएगा 1, देन बीच में जीरोज आएंगे, कितने आएंगे 99 जीरोज, लास्ट में 1। कितने जीरो थे वैसे इसमें तो कुछ काम है नहीं अपने को, बट हाँ और किसी क्वेश्चन में हो सकता है ये सब मैटर, मतलब ऐसा कुछ काउंट करना हो कि पूछ ले कितने जीरो आ रहे हैं बीच में, तो उसके लिए बता रहा हूँ। मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि इसके जैसे तैसे आंसर निकाल लो, है ना, वो तो एग्जाम में करना है। लेकिन इसका मतलब यहाँ पे घर पे अगर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये कि कॉम्प्रहेंसिवली करेंगे, एटलीस्ट आसपास के सारे क्वेश्चन हो जाए, ठीक है। तो हमें ये पता चल रहा है कि 10 टू द पावर 0 प्लस 10 टू द पावर n + 1 के टर्म में n को हम कोई भी 0 से लेके कोई भी आगे इंटीजर पुट करते जा रहे हैं, हमेशा क्या आ रहा है फर्स्ट एंड लास्ट वाला 1 आ रहा है, बाकी बीच में 0 आ रहा है, एक्सेप्ट वन केस जिसमें कि 1 + 1 2 हो जा रहा है, बट उस केस में भी सम ऑफ द डिजिट्स 2 ही आ रहा है ना। तो यहाँ भी सम ऑफ द डिजिट्स 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, कुछ भी ले लो, सम ऑफ द डिजिट्स 2 ही आ रहा है।
तो ये जो सारे नंबर्स लिखे हैं ये कौन सी डेफिनेशन में लाई करते हैं, तो ये सारे क्या है, होल नंबर्स हैं, राइट। फॉर n इक्वल टू 0 ओनली है तो गलत हो गया, n इक्वल टू 1 के लिए भी सही है, 2 के लिए भी सही, 3 के लिए भी सही है। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n ओनली, ये भी गलत हो गया, क्योंकि 0 तो अपना पॉजिटिव इंटीजर है नहीं, 0 तो अपना मतलब 0 ना पॉजिटिव इंटीजर है ना नेगेटिव इंटीजर है, राइट, अपने को पता ही है। तो 0 के लिए भी सम 2 आ रहा है, तो c भी नहीं हो सकता। अभी d वाला अगर आप सोचो, फॉर एनी रियल नंबर n, तो अगर 10 टू द पावर मैंने लिया मान लो 1.1, तो ये तो बहुत अजीब सा आएगा, है ना। ये ऐसे आप समझ लो कि 10 टू द पावर मैंने 0.5 लिया, मतलब अंडर रूट लिया, तो ये होता 3.16 प्लस 1 करेंगे 4.16, मतलब ये तो कुछ अलग ही दुनिया में चला गया, है ना। तो ये तो 2 के कहीं आसपास भी नहीं है ऑफ द डिजिट्स, राइट। तो एलिमिनेट करके भी अपने को मिल रहा है कि फॉर एनी होल नंबर n ही ट्रू होगा। या दूसरा तरीका ये भी है कि हमने इतने सारे करे ना, जैसे 10 टू द पावर 0 ये भी होल नंबर, 10 टू द पावर 1 ये भी होल नंबर, 2 ये भी होल नंबर, 3 ये भी होल नंबर है, 100, 200, 500 सारे होल नंबर हैं। तो सब पे तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट वाला 1 आएगा, सेकंड लास्ट वाला 1 आएगा, बीच में बहुत सारे जीरोज आएंगे। बहुत सारे जीरोज में कितने आएंगे ये भी अगर जानना है, तो जैसे 10 टू द पावर अगर n है तो n माइनस 1 जीरोज आएंगे। जैसे 10 टू द पावर यहाँ पे 100 है तो 99 जीरोज आएंगे। 10 टू द पावर 3 है यहाँ पे, इधर 10 टू द पावर 3 है तो यहाँ पे 2 जीरोज आएंगे। 10 टू द पावर 4 है तो 3 जीरोज आएंगे। ऐसे भी मतलब ये जीरो इस क्वेश्चन में काम नहीं, कहीं और काम आ सकता है। एक केस में ऐसा नहीं होगा, उस केस में क्या आएगा 1 + 1 दैट इज 2, बट वहाँ भी सॉल्व द डिजिट्स तो 2 है। तो ऐसा ही बोल सकते हैं कि हाँ ठीक है, फॉर एनी होल नंबर n होगा। हमने दोनों तरीके से देख लिया, ऐसे क्वेश्चन हो जाने चाहिए एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। A bottle contains 20 liters of liquid Q. 4 liters of liquid A is taken out of it and replaced by the same quantity of liquid B. ठीक है, एक कंटेनर है, ठीक है, 20 लीटर उसकी कैपेसिटी है, उसमें कोई लिक्विड है Q, देन 4 लिक्विड Q नहीं है एक्चुअली, लिक्विड इसमें A होगा, ये गलत लिख दिया इन्होंने। लिक्विड A है, 4 लीटर्स ऑफ लिक्विड A इज टेकन आउट ऑफ इट एंड रिप्लेस्ड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B। ठीक है, तो इनिशियली इसमें लिक्विड A पूरा 20 लीटर्स भरा हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, A को निकालते हैं कितना 4 लीटर और B को डाल देते हैं कितना 4 लीटर। फिर क्या करते हैं, अगेन द मिक्सचर, ठीक है, 4 लीटर मिक्सचर इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ लिक्विड B। फिर सेम काम करा इन्होंने कि फिर से 4 लीटर ऑफ मिक्सचर, तो मिक्सचर में A और B दोनों आएगा, मतलब A + B निकाला, उसके बाद 4 लीटर ऑफ B डाल दिया, राइट। ये आई होप समझ आया आपको कि करा क्या है। 20 लीटर का कंटेनर है जिसमें कि A एक कोई प्योर लिक्विड है, वो पूरा फिल्ड है उसमें, उससे हमने 4 लीटर्स निकाला A, उसमें B 4 लीटर डाला। अब वॉल्यूम कितना हो 20 लीटर, उसमें A कितना है 16, B कितना है 4। अब वो जो मिक्सचर था 16 उसमें A था और 4 उसमें B था, उसमें से 4 लीटर्स हमने निकाला मिक्सचर को, A + B के मिक्सचर को, और उसमें 4 लीटर और B डाला। तो नहीं पूछ रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A टू दैट ऑफ लिक्विड B इन द फाइनल मिक्सचर। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड जब हम पढ़ रहे थे मिक्सचर एलिगेशन तब पढ़ा था, तब मैंने ऐसा कोई एक थोड़ा सा क्वेश्चन कराया था, इसका ईजियर वर्जन, बट उस टाइम फॉर्मूले से नहीं कराया था, मैंने बोला था फॉर्मूला बाद में बताऊंगा। तो अभी इसमें फॉर्मूले से भी करेंगे और उससे क्योंकि कुछ दिन के लिए ज़्यादा हो रहा था। ठीक है, तो पहले एक बार हम बेसिक से करते हैं कि हो क्या रहा है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा बट हाँ उससे अंडरस्टैंडिंग आएगी। और एक बार तो आप कर भी चुके हो तो जल्दी हो जाएगा अभी। ठीक है, तो क्या करा है, 20 लीटर लिक्विड है। देखो फर्स्ट वाले के बाद क्या सीन होगा, फर्स्ट वाले के बाद ये सीन होगा, A कितना बचेगा 16 और B कितना बचेगा 4, है ना। 2 इटरेशन में काम हुआ है। फर्स्ट इटरेशन में क्या हुआ है कि 4 लीटर ऑफ A निकाला, उसमें 4 लीटर ऑफ B डाल दिया। तो पहले 20 लीटर A था तो बचा कितना 16 और B डाल दिया 4 लीटर, तो B हो गया 4 लीटर। नेक्स्ट टाइम में हमें ये निकालना है कि A कितना बचेगा, बाकी 20 माइनस कर देंगे तो B का वॉल्यूम आ जाएगा। तो A हम निकालते हैं कि A था कितना 16, उसमें से कितना, अगर ये प्योर A होता तो कितना माइनस कर देते, इससे 4 माइनस कर देते, राइट। अगर ये प्योर A होता तो 16 - 4 कर देते तो हमें पता चल जाता कि A एक्चुअल में कितना बच रहा है। बट ये प्योर A नहीं है अभी सोल्यूशन में। सोल्यूशन में क्या है, 16 लीटर्स ऑफ A है एंड 4 लीटर्स ऑफ B है, राइट। टोटल 20 लीटर्स हैं, मतलब इसको 16/20 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, है ना। अरे आप ऐसे समझो, जैसे अभी इसमें क्या है, ये बना ही देता हूँ इधर, कंटेनर है 16 लीटर ऑफ A है, 4 लीटर ऑफ B है। मान लो टोटल का वॉल्यूम कितना, मतलब मानना क्या, टोटल का वॉल्यूम कितना है 20 लीटर। देन इसमें माने कि ठीक है हम 10 लीटर वॉल्यूम निकालते हैं, तो A कितना निकलेगा भाई, A 20 लीटर में 16 लीटर है, 10 लीटर निकाला तो A कितना निकलेगा 8 लीटर। B कितना आएगा 2 लीटर्स, 10 लीटर निकाला तो यही होगा ना। मान लो 5 लीटर निकाला, तो 5 लीटर निकाला तो A कितना आएगा, इसका सीधा फिर आधा कर दो इसका भी, 4 लीटर्स। B कितना आएगा 1 लीटर। तो अभी आप अगर इसमें देखो तो 10 × 16/20 करेंगे तो ये आएगा 8,
मतलब 10 लीटर टोटल वॉल्यूम निकाला था, 16/20 किया, तो हमें पता चल गया ए का वॉल्यूम कितना है, 5 इंटू 16/20, मतलब 5 लीटर टोटल वॉल्यूम निकाला था। ये इस केस के करस्पॉन्डिंग है, ये इस केस के करस्पॉन्डिंग है, ये वाला। तो 5 लीटर टोटल वॉल्यूम था अपना, 5 लीटर टोटल वॉल्यूम निकाला था, उसको 16/20 से मल्टीप्लाई किया तो हमें आंसर मिलता है 4। मतलब 5 टोटल वॉल्यूम है तो 4 लीटर ए निकलेगा, है ना। हमने अगर ये फॉर्मूला, मतलब आपको बता रहा हूँ कि ये 16/20 वैसे तो दिख रहा है कि हाँ 16 पार्ट्स आउट ऑफ 20 पार्ट्स, 16 पार्ट्स उसमें ए है, आउट ऑफ 20 पार्ट्स ऑफ सोल्यूशन, तो 16/20 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। बट मान लो वो नहीं भी आ रहा है तो आप यहाँ पे 1-2 केसेस लिख लो कि हाँ ठीक है, आधा निकालेंगे तो आधा आधा आएगा, फिर उसका भी आधा करेंगे तो उसका भी आधा आधा कर दो, फिर वहाँ से दिख जाएगा ना क्या मल्टीप्लाई करना है। मान लो आपको ये ऐसे भी नहीं समझ आ रहा तो ये तो इतना तो कर ही सकते हैं कि 10 लीटर अगर निकाला है वॉल्यूम तो उसमें ऐसा है 8 और 2 है, और 5 लीटर निकाला है तो 4 और 1 है। तो ठीक है, हम मानते हैं कि 10 में कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसको x लिया, कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 8 आ रहा है ना। ये क्या क्वेश्चन बनाए कि 10 लीटर वॉल्यूम है सॉल्यूशन का, 8 लीटर ए आ रहा है। अब इसमें क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम कि ए आ जा रहा है, तो बस ठीक है x कर दो इधर, 8/10 दैट इज 16/20 है, मतलब है ना। 4/5 भी इसको बोल सकते हैं। अब सेकंड वाले केस के लिए भी देख सकते हो, 4/5 वाले के लिए कि 5 इंटू एक्स किया, 5 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया, 5 तो सोल्यूशन का वॉल्यूम था, ऐसा क्या मल्टीप्लाई किया कि 4 आ जाए आंसर, दैट इज 4 ए का वॉल्यूम है तो 4 आ जाए, तो x फिर से 4/5 आएगा, 4/5, 8/10, 16/20 सेम थिंग, राइट। मतलब ये सब अगर किसी को नहीं समझ आया होगा तो उसके लिए था, बाकी इतना मतलब ठीक है ना, समझ आ गया होगा अब तक आपको। तो 16 माइनस 4 इंटू 16/20, तो ये पूरा इसके लिए था कि 16/20 मैंने कहाँ से लिखा। एक तो सीधा दिख रहा है कि भाई 20 लीटर वॉल्यूम है, उसमें से 16 लीटर ए है, तो जितना भी निकालेंगे, अगर पूरा 20 लीटर निकाल लिया तो 16 लीटर ए निकल आया, एक ही लीटर निकाला तो 16/20 लीटर ए आया, 2 लीटर निकाला तो 2 इंटू 16/20 लीटर ए आया, 10 लीटर निकाला 10 इंटू 16/20 लीटर ए आया, तो 4 लीटर्स निकाला तो 4 इंटू 16/20 लीटर्स ए आया, है ना। यही समझाने के लिए ये सब पूरा नाटक था, बाकी इसका और कोई यूज़ नहीं। ठीक है, तो अभी इतना अपना वॉल्यूम है ए का, तो बी का वॉल्यूम कितना है ना। इसको सिंप्लीफाई भी कर ही सकते हैं, ठीक है, 5 आ जाएगा, 16/5 लिख देते हैं। मतलब इसको अभी 16 माइनस 16/5 कैलकुलेट मत करिए, एक बार माइनस वगैरह कर लेते हैं, एक ही बार कैलकुलेट करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो अब बी का वॉल्यूम कितना है, 20 माइनस ए का वॉल्यूम, दैट इज वी ए, इसको लिख देते हैं। अगर इसको वी ए बोलते हैं, ये कब चल रहा है, सेकंड इटरेशन के बाद, मतलब सेकंड इटरेशन के बाद जो हालत है, तो ये वॉल्यूम सेकंड इटरेशन के बाद है कि वॉल्यूम ए कितना है, 16 माइनस 16 इंटू 4/20, दैट इज 16/5 हो गया। ठीक है, देन बी का वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम तो 20 लीटर्स होगा, तो बी का सबसे माइनस कर दो, 20 माइनस वी ए कर दो, तो 20 माइनस वी ए माइनस 16 प्लस 16/5। अब यहाँ 16/5 माइनस में था, फिर मैंने इधर उसको माइनस किया तो प्लस होगा, तो साइन वाइन चेंज हुआ है ना, तो ये सब आपके लिए बेसिक होगा। या चलो मैं कर ही देता हूँ, ये करेंगे ना, 20 माइनस वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए कितना है, 16 माइनस 16/5, तो वही लिखा मैंने। अब जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्लस था 16 के आगे, तो हम माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस था तो यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, 4 + 16/5, राइट। बी का वॉल्यूम हुआ 4 + 16/5, ए का वॉल्यूम था 16 माइनस 16/5। अब हमें इसको करना होगा थोड़ा सिंप्लीफाई, तो कर लेंगे। एक बार देखते हैं, क्वेश्चन में पूछा गया था हमें, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू दैट ऑफ लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। ए और बी, तो हमें ए का पता है, ये है ना, ये वॉल्यूम ऑफ बी है, वी भी बोल दे, बी बोल दो, ठीक है। सीधा रेशियो निकाल लेते हैं, 16 माइनस 16/5 अपॉन 4 + 16/5, 5 से कर दो मल्टीप्लाई पूरे में, 16 इंटू 5 माइनस 16/4 इंटू 5 + 16, राइट। 5 से मल्टीप्लाई करने का वही है कि पहले एलसीएम ले लो, ऐड कर दो, फिर 5 कट जाएगा, तो एक स्टेप फर्दर लगेगा, तो उससे अच्छा यही सीधा 5 मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे 6 इंटू 5 आ गया, यहाँ पे डिवीजन में था, वहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, मतलब 6 में 5 था, इंटू 5 किया, ये निकल गया, इंटू 5 था, ये कैंसिल आउट हो गया। तो ये कितना हुआ, 80 माइनस 16, 20 + 16, ये कितना है अपना 64/36, जो भी आ रहा है आंसर, है ना। आप इसे थोड़ा कैंसिल आउट कर लो, कितना 4 से कर देते हैं, ये हो जाएगा अपना 16 और ये हो जाएगा अपना 9, तो 16:9 रेशियो आएगा A/B, दैट इज VA/VB, दैट इज वॉल्यूम ऑफ A इज टू वॉल्यूम ऑफ B आफ्टर सेकंड इटरेशन, 16:9 सी वाला, राइट। अब इसको फॉर्मूले से करते हैं, तो फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q 1 माइनस V/Q टू द पावर n। यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं, जिन कंडीशंस में फॉर्मूला वैलिड होता है। फर्स्ट वन इज कि इनिशियली जो भी वॉल्यूम है वो प्योर लिक्विड होना चाहिए, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ना कि 20 लीटर है इनिशियल वॉल्यूम, ये जो कि टोटल वॉल्यूम हमेशा 20 लीटर से रहेगा, बट इनिशियली पूरा का पूरा वो ए है, राइट। तो मतलब पूरा प्योर लिक्विड ए है,
तो एक तो वो कंडीशन होनी चाहिए। दूसरा ये होना चाहिए कि कैपिटल क्यू हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए, मतलब जितना वॉल्यूम जिस इटरेशन में निकाला है उतना ही वॉल्यूम उस इटरेशन में डालेंगे, राइट। जैसे यहाँ पे देखिए 4 लीटर्स निकाला था, 4 लीटर डाला फर्स्ट इटरेशन में, सेकंड वाले में क्या किया 4 लीटर्स निकाला और 4 लीटर डाला। और थर्ड कंडीशन यहाँ पे क्या होती है कि हर इटरेशन में सेम ही वॉल्यूम एक्सचेंज करेंगे, मतलब उतना ही निकालेंगे उतना ही डालेंगे, और वो प्रीवियस इटरेशन के भी सेम होगा, मतलब जितना निकालेंगे उतना डालेंगे तो है ही है, बट कितना निकालेंगे ये भी सेम होगा हर इटरेशन में। जैसे 4 लीटर निकाल रहे हैं तो 4 लीटर डाल तो रहे हैं, बट अगले इटरेशन में भी 4 लीटर ही निकालना है। और n क्या है, नंबर ऑफ इटरेशन, जो कि यहाँ पे 2 हैं। तो अगर इनके लिए हम वैल्यूज़ लिखें तो q क्या हो जाएगा 20, v क्या हो जाएगा हर इटरेशन में कितना निकाल रहे हैं 4 लीटर्स, एंड नंबर ऑफ इटरेशंस 2। मतलब q क्या बताएगा, q इनिशियल क्वांटिटी होगा ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब दैट इज कैपिटल q। v क्या होगा जो वॉल्यूम हर इटरेशन में एक्सचेंज किया जा रहा है, 4 लीटर निकाल रहे हैं 4 लीटर डाल रहे हैं। n क्या होगा, n इज नंबर ऑफ इटरेशन, कितनी बार एक्सचेंज किया गया, मतलब जैसे यहाँ पे 2 बार हुआ, एक बार निकाला एक बार डाला एक इटरेशन, दूसरी बार निकाला दूसरी बार डाला 2 इटरेशन, राइट। मतलब 4 लीटर्स वॉल्यूम निकाला 4 लीटर वॉल्यूम डाल रहे हैं 2 इटरेशन हो गई, ठीक है। और ये स्मॉल क्यू क्या देगा, स्मॉल क्यू देगा आफ्टर एन इटरेशंस प्योर लिक्विड का कितना वॉल्यूम बचा हुआ है सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा इटरेशन के बाद, वो कांस्टेंट रहेगा, इनिशियली क्यू था बाद में भी क्यू रहेगा, ठीक है। तो पुट करते हैं वैल्यूज़ 20 1 माइनस वी कितना है 4/20 टू दी पावर 2, ठीक है। 20 1 माइनस इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/5 स्क्वायर दैट इज़ 20, 4/5 स्क्वायर 20, 16/25 कैंसिल करेंगे तो 4 5 64/20 64/5, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ ए दैट इज यहाँ पे जो क्यू आ रहा है वो कितना आया 64/5, इस ये अपना क्या है वी है। अब वॉल्यूम ऑफ बी, वी बी कितना होगा, टोटल वॉल्यूम कितना 20 लीटर तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, 20 माइनस 64/5 कर देते हैं, ये हमें बी का वॉल्यूम दे देगा। तो अगर इसको अपन करें तो कितना होगा 20, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 20 इंटू 5 माइनस 64/5, राइट। मैंने क्या एलसीएम लिया डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए, जो कि 5 आया, तो 20 के नीचे पहले 1 था तो अब नीचे 5 आ रहा है तो ऊपर 5 मल्टीप्लाई किया, 64 के नीचे 5 था तो ऊपर भी 64 इंटू 1 रहा है, नीचे 5 इंटू 1 है, ठीक है। 100 माइनस 64/5 कितना हुआ 36/5, तो वी बी अपना आ गया 36/5, वी ए कितना आया था 64/5। क्वेश्चन में अगर देखो तो क्या पूछा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ क्वांटिटी ऑफ लिक्विड ए टू दैट ऑफ लिक्विड बी इन द फाइनल मिक्सचर। तो वी ए बाई वी बी पूछा है, वी ए बाई वी बी अगर लिखें कितना हो जाएगा 64/5 अपॉन 36/5, 5 कैंसिल आउट हो गया 64/36, 4 से कैंसिल आउट कर देते हैं 16 डिवाइड बाई 9, सेम आंसर आया जो पहले आया था 16:9, राइट। तो मतलब आपको दोनों मेथड से समझ आ गया कि एकदम बेसिक मेथड से करें तो कैसे करेंगे, फॉर्मूले से करें तो कैसे करेंगे। फॉर्मूले से बहुत ज़्यादा कुछ छोटा नहीं हो रहा,